क्लास बता दो कौन सी, चलो हमारी क्लास बता दो, चलो क्लास कौन सी? 14 क्लास है। देखो ऑप्टिक्स वाले चैप्टर की हमारी ऑप्टिक्स वेव्स में जोड़ दिया मैंने, जान पूछ गई क्यों जोड़ा, पैसे अलग चैप्टर है वो, बस मुझे याद आता थोड़ा प्रकाश से संबंधित है, मैं प्रकाश में जोड़ दिया, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। प्रकाशिक तरंगे पढ़ाने के बाद फिजिक्स में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, बचेंगे 2 चैप्टर कुल। एक तो परमाणु नाभिक, इस चैप्टर मुझे पढ़ाने के बाद 2 चैप्टर बचेंगे, परमाणु नाभिक, और दूसरा पढ़ेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, फिजिक्स खत्म होगी। समझ में आया बात? है इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद 2 चैप्टर बचेंगे, परमाणु युक्तियाँ, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ, परमाणु नाभिक। परमाणु नाभिक इकट्ठा पढ़ाता हूँ, प्रकाश तरंग की देते पर कहते। तो प्रकाश तरंगों के बारे में, प्रकाश के बारे में क्या बताया गया, अलग अलग वैज्ञानिक के द्वारा अलग अलग सिद्धांत दिए गए, प्रकाश को लेकर मतभेद। ऐसा कोई आज तक प्रकाश के बारे में सही जानकारी नहीं बता पाया कि प्रकाश है क्या भला आज तक, लेकिन अंत में जाकर यही मान लेगा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है, एनर्जी है प्रकाश एक प्रकार की। लेकिन जो पहले सिद्धांत दिए गए, जैसे 1637 ईस्वी में एक सिद्धांत दिया, समझने की बात है, न्यूटन को इसे लेकर ना प्रकाश को लेकर मतभेद। प्रकाश है क्या चीज, प्रकाश है ना जो लाइट, इसे लेकर मतभेद। 1637 में डेकार्ट जानते हैं, डेकार्ट का नाम बहुत बड़ा नाम है, एक प्रकार के दार्शनिक हुए डेकार्ट, समझ आई बात? देख लो डेकार्ट, स्पिनोजा, डेकार्ट बहुत बड़े दार्शनिक हुए, फिलोसोफर्स हुए हैं। 1637 ईस्वी में ना इन्होंने सिद्धांत दिया, और 1637 ईस्वी में इन्होंने सिद्धांत दिया कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत, कणिका का सिद्धांत। पता क्या बताया? और ये कहा कि जो प्रकाश है ना तरंगों के रूप में नहीं, प्रकाश है ना तरंगों के रूप में नहीं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा नहीं है, प्रकाश एक प्रकार के कणों के रूप में बढ़ता। क्योंकि जो तुम्हारे पास तक प्रकाश पहुंच पा रहा है ना, मान लो कि प्रकाश है तुम्हारे पास, यहाँ बल्ब लगा हुआ और तो यहाँ मनुष्य खड़ा हुआ, इसके पास जो प्रकाश पहुंच पा रहा है ना, इसके रास्ते में बहुत सारे कण है। आए समझ में? ये बहुत सारे कण, यानी प्रकाश को कणों के रूप में मानने का जो श्रेय दिया जा रहा उससे ज्यादा कणिका के सिद्धांत 1637 ईस्वी में डेकार्ट भी कहते हैं, डेकार्ट, कुछ किताबों में डेकार्ट, कुछ इंग्लिश में कहते हैं डेकार्ट, DECART, डेकार्ट। न्यूटन ने इसे और विस्तारित कर दिया और इस अपने नाम पर नाम रख दिया, उसका नाम न्यूटन की कणिका का सिद्धांत। तो जो सिद्धांत दिया न्यूटन की कणिका का सिद्धांत, न्यूटन की कणिका का सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया। सब नोट्स में लिखा हुआ, लिख लेना कर जाकर, घबराना मत, पहले समझ लो। 1637 ईस्वी में वहाँ नोट्स में करेक्शन कर लेना, वहाँ 73 लिखा हुआ, 73 नहीं है 37, याद रखना बात। 1637 ईस्वी में 37 नहीं 73 ही होगा यार, 73 होगा। 1642 में तो न्यूटन ही पैदा हुआ था, आए समझ में? 1637 में सिद्धांत दिया था, 43 में जाकर ना सब वो कर दिया। 1637 में न्यूटन की कणिका सिद्धांत आया, 1637 ईस्वी में न्यूटन की कणिका सिद्धांत आया। पहले इसको बल दिया था डेकार्ट ने। उन्होंने बताया कि प्रकाश है ना एक प्रकार के अदृश्य कण, प्रकाश एक प्रकार के अदृश्य कण जो कभी दिखाई नहीं देते, अदृश्य कण है प्रकाश के, एक प्रकार के अदृश्य कण जो कभी दिखाई नहीं देते। अच्छा, उस लोगों ने कहा अच्छा यह बात है, कह रहे प्रकाश है ना एक प्रकार का, ये कणों के रूप में आगे बढ़ता। और न्यूटन ने इस बात को और विस्तारित कर दिया। देख, यह बात पहली बार बताई थी डेकार्ट ने, इस बात को विस्तार किया, एक्सपेंड करा, पता किसने? न्यूटन ने, और अपने नाम पर सिद्धांत रख दिया। इतना बदतमीज है न्यूटन। आया समझ? 1637 2000 साल की मेहनत खराब कर दी डेकार्ट की, इस बात को विस्तारित कर दिया, अपना नाम रख दिया, हर चीज के नाम में अपना नाम लगा हुआ। न्यूटन की कणिका का सिद्धांत प्रचलित होगा, न्यूटन की कणिका का सिद्धांत, प्रकाश को उसने कणों के रूप में मानना न्यूटन ने। हाय, तो सर आइजैक न्यूटन के अनुसार प्रकाश एक प्रकार के कण, प्रकाश एक प्रकार के कण जो न अदृश्य कण और जो द्रव्यमान रहित है, द्रव्यमान रहित है, उनके अंदर द्रव्यमान नहीं होता, वजन नहीं है उनके अंदर, जो कण आगे बढ़ रहे हैं। अगर वजन होता तो फिर हमारे हाथ में वजन ना जाता, प्रकाश के रूप में। अदृश्य हैं, दिखाई नहीं देते, इसका मतलब जो कण है में दिखाई नहीं देते। दूसरा द्रव्यमान रहित, द्रव्यमान नहीं है उनके अंदर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किसने कहा? न्यूटन ने कहा। द्रव्यमानहीन कण है एक प्रकार के। अब समस्या से नहीं आती, समस्या से नहीं आती, यहाँ तक तो ठीक था। अब जो न्यूटन की कणिका का सिद्धांत है, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाया। आए समझ में? ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझा नहीं पाया। जैसे प्रकाश का व्यतिकरण एक घटना हो। अब जानो प्रकाश का व्यतिकरण क्या हो? जो प्रकाश है ना, जैसे जागा, किनारों पर टकरागा, फिर मुड़ जाएगा। जैसे हॉल के अंदर पिक्चर देखने जाते हैं ना, हॉल के अंदर पिक्चर देखने जाओगे तो वहाँ प्रकाश किनारों से जाकर टकरा कर मुड़ जा, इस घटना को बोलो व्यतिकरण। व्यतिकरण, एक व्यतिकरण हो, एक विवर्तन हो, एक अपवर्तन हो। आया समझ? एक ध्रुवण हो। बहुत सारी घटनाओं को समझा नहीं पाया। अभी सारी घटनाएं इस चैप्टर में पढ़ने वाले कौन कौन सी घटना नहीं समझा पाया। तो इसलिए ना जो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश एक प्रकार के कणों के रूप में आगे बढ़ता, यह बात गलत साबित हुई, बात बचाएगा। समझ में आया बात? या तो प्रकाश कणों के रूप में आगे बढ़ता, कुछ हद तक तो कुछ घटनाओं को तो समझा पाया, कुछ घटनाओं को समझा नहीं पाया। और जो सिद्धांत सभी घटनाओं को नहीं समझा पाया, उसे हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। समझ नहीं बात है? एक सिद्धांत आता था, दूसरे सिद्धांत को काट देता था, एक सिद्धांत आता था, दूसरे सिद्धांत को काट देता था। 1637 ईस्वी में सबसे पहली बार यह बात डेकार्ट ने पता लगाई थी
कि जो प्रकाश हो किसके रूप में आगे बढ़ता है, कणों के रूप में आगे बढ़ता है। इस बात को एक्सपेंड करने का सर न्यूटन को जाता, उन्होंने एक न्यूटनीय कणिका का सिद्धांत दिया 1673 ईस्वी में, और ये बताया प्रकाश है ना एक प्रकार के कणों के रूप में आगे बढ़ता है। और मैंने जो कण अदृश्य कण और द्रव्यमान हीन कण, द्रव्यमान नहीं है उनके अंदर, जिसके सामने हीन लग जाना आया समझ में, उसमें वो चीज़ नहीं होती। हमने कहा कि पीछे पीछे जितने बैठे हुए बुद्धिहीन, इसका मतलब बुद्धि नहीं है उसके अंदर, इसका ये तो मतलब लक्ष्मी बुद्धिहीन, इसका क्या मतलब लक्ष्मी के अंदर क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। समझ में आया बात है। तो अदृश्य कणों ऐसा बताया, मैं नहीं कह रहा, न्यूटन ने बताया। तो न्यूटन कहते थे कि जो प्रकाश अनेक प्रकार के अदृश्य और द्रव्यमानहीन कण कभी दिखाई देते, बाद में जाकर जब ये सिद्धांत दिया गया, ऐसा मान लिया अगर हम प्रकाश को एक प्रकार का कण मान भी ले तो ये क्या कुछ घटनाओं को समझा पाएगा, कुछ घटनाओं की तो व्याख्या कर सका लेकिन कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सका। जैसे इसमें लिखा प्रकाश का व्यतिकरण, ये समझा पाया, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का उत्सर्जन, कुछ घटनाओं को तो समझा पाया, कुछ घटनाओं को नहीं समझा पाया। इतना ही तुम अपने नोट्स में लिखोगे, आया समझ में। पेपर में नहीं आना, घबराओ मत, बिल्कुल न्यूटन की कणिका सिद्धांत लिखो, कहीं नहीं आना, घबराओ, डोंट वरी मत, समझना तुम हो रहा, कहानी समझनी पूरी है क्या भला, इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं। तो पर न्यूटन ने प्रकाश को कणों के रूप में मानना था, जो पूरी बात सही नहीं है थी, जो सभी घटनाओं को नहीं समझा पाया, इसलिए इस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हम, और इसे नकार दिया गया। समझ में आया बात? ये कब की बात है, यह बात तो आई 1673 की। समझ में आई बात है। उसके बाद पता क्या हुआ, उसके बाद 1678 का आया। 1678 ईस्वी में ना एक डच वैज्ञानिक थे, डच एक देश, ब्रिटिश, डच, फ्रांस, ये सब यूरोपियन देश, डच थे और भौतिकी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हाइगेंस। हाइगेंस 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 ऐसा समझ में, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे भी। हाइगेंस ने पता क्या कहा कि प्रकाश है ना, 1678 की बात बता रहा हूँ मैं, अपना सिद्धांत दिया ना कि प्रकाश में द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता, प्रकाश तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता, प्रकाश कुछ नहीं है, कण नहीं है, प्रकाश एक प्रकार की तरंग। अच्छा, उसने कहा ये बात है, हाँ। उसने कहा सिद्ध करके दिखाओ कि पहले तुम बताओ ये तरंगिकाएं क्या हो। उसने कहा सिद्ध, लोगों ने पूछा क्या हो, प्रकाश है क्या, उन्होंने कहा प्रकाश एक प्रकार की तरंग। उसने कहा फिर सिद्ध करके दिखाओ। उसने सिद्ध तो करा, वो भी कुछ घटनाएं समझा पाया लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। अब हमें आज यही यहाँ तक अपनी बात प्रारंभ करनी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है और क्या बात बताने की कोशिश करी। उसने बताया प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता, प्रकाश एक प्रकार की तरंगांग, तरंगांग, तरंग क्या हो, समझ में आया बात? या अब इसे ही समझना, तरंगांग क्या हो। तो 1678 ईस्वी से अपनी बात प्रारंभ करनी। हाइगेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया, हाइगेंस वैज्ञानिक का नाम आया, उसने मानना प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता। सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने मांगा प्रकाश तरंग कणों के रूप में आगे बढ़ता। और सबसे बेहतरीन जो लड़का निकला ना, उसका नाम था आइंस्टीन। उसने सारी दुनिया बदल दी, आया समझ। उसी के सिद्धांत को लेकर फॉलो करते हैं, आज मान कर चलते हैं प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा। वह बात उन्होंने बताई थी, एक समीकरण भी है उसकी, E बराबर एम सी का स्क्वायर, E बराबर एम गुणा सी का स्क्वायर। आया समझ। एम का मतलब द्रव्यमान, सी का मतलब प्रकाश की चाल। इसका ये मतलब समझेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, E बराबर एम सी का स्क्वायर। तो ये इस बात ने सिद्ध करके दिखाया। सी का मतलब प्रकाश की चाल हो ना, द्रव्यमान, द्रव्यमान अगर कम उसका कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो उन्होंने बात सिद्ध कर दी, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी। समझ में आई बात? आज हम इसे मान कर चल रहे, जितनी भी घटना समझ रहे हैं हम, ठीक, लेकिन हकीकत ये भी नहीं है। समझ में आया बात? ये भी सारी घटनाओं को नहीं समझा पाता, लेकिन हम मान कर चले अधिकांश घटनाओं को उसने समझा दिया कि बताया कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी। आज हम ये मान कर चलते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा एक प्रकार की, समझ, जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। और मैंने कॉपी में एल लिखवा रखी, तुम प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश को लेकर लोगों में अलग अलग मतभेद हुए। सबसे बेहतरीन बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई, उसने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। आज सब फॉलो हो चुके। लेकिन इन मतलब न्यूटनी कणिका का सिद्धांत हमें भी स्टडी करना नहीं, बड़ी क्लासों में स्टडी करने का मौका मिलेगा। दूसरे नंबर पर अलग अलग वैज्ञानिक आए, उनके द्वारा बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। अगले चैप्टर में एक चैप्टर इसके बाद आने वाला, उसके अंदर तुम पढ़ोगे प्रकाश तरंग की द्वितीय प्रकृति, डी ब्रोगली का सिद्धांत। आया समझ में? उन्होंने द्रव्य कण माना, प्रकाश को कह रहे द्रव्य कण, द्रव्य कण, द्रव्य कण है। आया समझ में? अलग अलग लोग इन प्रकाश को लेकर मतभेद रहे ना, लेकिन सबसे बेस्ट किसका? आइंस्टीन का। लेकिन इस मतलब अभी एक लड़का निकल गया, उसका नाम क्या है? इसके बारे में कब आया निकल के? 16 सिद्धांत देकर चला गया। इसका सिद्धांत पढ़ना, क्या कहना क्या चाह रहा था, ये पेपर में आता। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत लिखिए। 1678 में प्रकाश कर दिया सिद्धांत। प्रकाश के बारे में कुछ बातें बताई, लिखना चाहते हो? लिखना चाहते हो? समझ आई बात? हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाओ, तरंगांग। तरंगांग क्या हो? तरंगांग, हेडिंग बनानी। हाइगेंस वाला समझना तो पहले हेडिंग बना लो तरंगांग, कि तरंगांग क्या हो। तरंगांग इंग्लिश में कहते हैं वेव फोरेंट।
वेवफोरेंट, FORENT, वेवफोरेंट तरंगांग। ओके, समझ लो जो क्या होता है तरंगांग। कभी तुमने शांत पानी के अंदर पत्थर फेंका, क्या हो, घेरा बंदा चला जा और घेरा लास्ट में जाके किनारे से टकरागा। करेक्ट, ऐसी बदतमीजी करिए ना, नहीं बैठ कर कभी कभी शांत पानी में कर देते हो। किन्ने किन्ने करी बदतमीजियाँ? अब मुझे अभी बता दो तुमने कहाँ कहाँ करी बदतमीजियाँ? जोड़ में, तुमने जोड़ में करा था ये एक्सपेरिमेंट, ठीक करा, सही करा था। इस तरह नहीं तो बात समझ में जा भैया, समझ तरंगांग जी सच्ची समझ में आया। तुमने नहीं कराया बात, तुमने कहाँ मारा पानी फेंक? कहाँ? सरकारी स्कूल में? कुएं में? कुएं में क्या कर रही है तू? कड़े कुएं में? नहर में? नहर में तो होने, नहर में शांत पानी है, कुछ भी झूठ बोल रहा है। मतलब काले काले कुएं में पानी नहीं दिखने का। तरंगांग सुन लो, तरंगांग। अच्छा, अपने वाले यहाँ कुएं में? चलो बात ना करो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बात ना करो, सुनो। तो तरंगांग क्या हो देख लो। तरंगांग एक प्रकार का पृष्ठ हो। अब ध्यान से, ये चल रहा प्रकाश, एक प्रकार का पृष्ठ है। मान लो यहाँ प्रकाश जा रहा, तो प्रकाश किसी पृष्ठ में, तल में तो चल ही रहा। तो जिस तल में प्रकाश चल रहा ना, उस तल का, उस पृष्ठ का नाम तरंगांग। ध्यान तो सुनने ना अच्छे तरीके तो, बहुत आराम आराम समझा रहा हूँ। मैंने कहा जो पृष्ठ है ना प्रकाश, या ये जो मार्कर ये किसी तल पर तो रखा हुआ है, उसका नाम है हाथ। आए समझ में? तो जिस ये तरंग, प्रकाश तरंगे जिस तल में चल रही है ना, उस पृष्ठ पर चल रही और एक दिशा में, एक समान दिशा में चल रही, उस पृष्ठ का नाम, उस पृष्ठ का नाम है तरंगांग, वेवफोरेंट। समझ में आया बात या? ठीक। और ये जो तरंगांग हो ना, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तरंगांग की खास बात होगी, पृष्ठ के क्या होगा? याद रखिए बात है, जो तरंगांग होगा वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा। तो तरंगांग पर एक प्रकार का क्या है? तरंगांग एक प्रकार का पृष्ठ। समझ नहीं बात है? और ऐसा पृष्ठ जिस पर, उस पृष्ठ में जो माध्यम है ना, जो माध्यम, जो प्रकाश है वो संचरित होता है, आगे बढ़ता, चलता है उस पर, उस पथ पर, उस रास्ते पर। बात दिमाग में घुस गई? पेपर में नहीं तरंगांग क्या हो, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, पता लग गया? तो और इसमें ना जो प्रकाश तरंग, प्रकाश अगर ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, देखो अगर ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही चलेगा। अगर सरंग के रूप में चला, सरंग के रूप में चला। अब सरंग क्या हो, गलत क्या हो, ये भी समझ लो। ऊपर वाली चीज को मैं सरंग बोल लो, जो गहरी चीजें से बोल लो गरत, गरत। अगर प्रकाश सरंग के रूप में चला, सरंग के रूप में चला, गरत के रूप में चला तो गरत के रूप में चलेगा। अगर मैं नीचे से हटा दूं तो केवल क्या क्या बचेंगे? सरंग सरंग बच जाएंगे। अगर सरंग के रूप में बचेगा तो सरंग के रूप में चलेगा। इसे बोलो समान कला में कंपन कर रहा, समान कला में कंपन करना। अगर हमने कहा ऐसे चल रहा प्रकाश, ऐसे चल रहा, ऐसा समझ, ऊपर वाली चीज मैंने हटा दी है, हटा दी नहीं, हटा दी। अब क्या बोल लेंगे? अब प्रकाश किसके रूप में आगे बढ़ा? गरत के रूप में आगे बढ़ रहा है। क्या तो गरत के रूप में आगे बढ़ेगा प्रकाश, या सरंग के रूप में आगे बढ़ा? इसे कहते हैं समान कला में कंपन करना। ऐसा समझो। और जिस माध्यम में ऐसा करता है, उस माध्यम, जो उस माध्यम, जिस माध्यम में ऐसा करता है ना प्रकाश, ऐसे चलता है उस माध्यम में, उसे बोलते तरंगांग। और तरंगांग 3 प्रकार के हों। कितने? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक हो गोली तरंगांग, अभी बताऊंगा गोली तरंगांग कैसे हो। दूसरा हो समतल तरंगांग, एक हो बेलनाकार तरंगांग। तो कितने तरंगांग होंगे? हो सकता है यूपीएससी के, यार यूपीएससी क्वेश्चन याद आ रहा है, यूपीएससी क्लास नहीं तो घुस गया ना। हो सकता है ऐसा सवाल पूछ ले पेपर में ऐसा सवाल पूछ ले पेपर में कि जो हो, कि बताओ कि जो हो तरंगांग किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। पेपर कितना हावी हो रहा है मेरे ऊपर, समझ में आया बात है? तो तरंगांग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो तरंगांग के बारे में परिभाषा लिखेंगे और 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। समझ में ये बात? चित्र बनाकर सब समझा देंगे। पहले जो हेडिंग बनाओ तरंगांग, बना ली, उसके अंदर लिखो तरंगांग किसी माध्यम में खींचा गया पृष्ठ है। तरंगांग किसी माध्यम में खींचा गया पृष्ठ है, लिख लो, नोट्स बनाना जरूरी यार। तरंगांग किसी माध्यम में खींचा गया पृष्ठ है। ठीक। तो तरंगांग एक प्रकार का क्या है? पृष्ठ, जिस पर
जिस पर स्थित सभी कण, जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। लिख दिया। पता लगा तरंगांक क्या है, एक प्रकार का पृष्ठ। तो वही बात है, प्रकाश तरंगे जो चलती है ना वे तरंगांक के लंबवत होती है, याद रखना बात है। प्रकाश तरंगे जा रही है ऐसे ऐसे करके प्रकाश तरंगे जा रही तो इसके इसके क्या होती है, लंबवत नहीं होती। प्रकाश तरंगे जो जा रही है ना, जिस तल में जा रही है उस पृष्ठ का नाम तरंगांक, और जो प्रकाश तरंगे ना वे उसके हमेशा लंबवत होती है। एक काम करो, पहले वाला चित्र बना लो। सुनो, वो भाई गाड़ी चाहिए थी, गाड़ी तो मैं लेके जाऊंगा आज यार, मम्मी को हॉस्पिटल ले जाना। अभी मुझे जाना पड़ेगा इमरजेंसी में। बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। बना दिया। हेडिंग बनाओ, तरंगांक के प्रकार। नंबर फर्स्ट लिखो, नंबर फर्स्ट लिखो गोली तरंगांक। नंबर फर्स्ट लिखो गोली तरंगांक। देख लो इधर, समझ लो। ये प्रकाश है, ऐसा चला प्रकाश, ऐसा चला, ऐसा नीचे एक तल होगा नहीं होगा, उसी का नाम क्या है, याद रहेगी बात। ये क्या क्या चल रहा है, प्रकाश। अगर प्रकाश तरंगे जो चल रही प्रकाश तरंगे हैं, ये जो प्रकाश तरंगे अगर चल रही है ना, ये जो प्रकाश तरंगे चल रही है, अगर ये एक किसी बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, जो बिंदु स्रोत, बिंदु के जहां तक प्रकाश आ रहा है वो बिंदु के जैसा दिखाई दे रहा है, गोल टाइप का आया, समझो तरंगांक उत्पन्न होगा ना, उसको गोली तरंगांक कहते हैं। कौन सा तरंगांक कहते हैं? बिंदु स्रोत का मतलब स्रोत का सोर्स, जैसे ट्यूबलाइट यहां तक प्रकाश आ रहा है, ये स्रोत, ये सोर्स आया, समझ। बल्ब वहां तक प्रकाश आ रहा है, वो सोर्स। तो अगर जो हमारा सोर्स होगा, स्रोत होगा, अगर वो गोली होगा, तो जो प्रकाश आगे बढ़ता होगा वो गोली तरंगांक कहलाएगा। गोली तरंगांक, समझ में आई बात? या लिखो, यदि यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, यदि माध्यम में तरंगे एक बिंदु स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, क्या लिखा भाई? लिख दिया? ठीक। तो उसे गोली तरंगांक कहते हैं। ये वाला चित्र बना दो हल्का सा। हटा दो। अब सुनो मेरी बात, ये तो कौन सा तरंगांक था हमारा? गोली। दूसरे नंबर पर बेलनाकार तरंगांक, बेलनाकार तरंगांक। आज तक पूछा नहीं सवाल, घबराओ ना बिल्कुल भी। बेलनाकार तरंगांक समझ लो। मान लो यहाँ सीधी ट्यूबलाइट खड़ी कर दी हमने, कोई ऐसा कर, तो ऐसा करके चारों तरफ चांदना फैला, तो प्रकाश है ना, ऐसे दिखाई देगा तुम इसके चारों तरफ, ऐसा दिखाई देगा चारों तरफ, होगा नहीं प्रकाश इसके, ठीक। इसी दिशा में भी, इस दिशा में प्रकाश होगा, इस दिशा में प्रकाश होगा, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, सभी दिशाओं में प्रकाश होगा नहीं होगा? या ऐसा होगा सिर्फ प्रकाश इधर इधर चला जाएगा, सभी दिशाओं पर केंद्रित होगा प्रकाश, ऐसा सभी दिशाओं पर केंद्रित हो जाएगा, फैल जाएगा प्रकाश, सभी दिशाओं पर केंद्रित हो जाएगा, तो एक प्रकार का बेलन नहीं बन जाएगा।
बन जाएगा नहीं बेलन एक प्रकार का। तो जो प्रकाश तरंग किसी रेखी, ये रेखा का मतलब कोई चीज़ सीधी खड़ी हुई उस तो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब जो प्रकाश स्रोत अगर वो रेखीय रूप में हो, रेखीय मतलब सीधा हो, तो नहीं बताओ वहाँ तो जो तरंगांग उत्पन्न हो उस तरंगांग को बेलनाकार तरंगांग कहते हैं। बेलनाकार तरंगांग कोई रेखीय चीज है, रेखीय वस्तु ही, उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है अगर वो ना बेलन के रूप में आगे बढ़ रहा है तो जो उससे जो तरंगे निकल रही अगर ये बेलन के रूप में दिखाई देगी तो बेलनाकार तरंगांग कहलाएगा। लिखो क्या लिखा पहले, अगली हेडिंग बताओ। इसमें लिखो यदि माध्यम में तरंगे रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, यदि माध्यम में तरंगे रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, यदि माध्यम में तरंगे रेखीय स्रोत से उत्पन्न हो रही हो, तो वे सभी दिशाओं में संचरित होती है, चलती है। तो वे सभी दिशाओं में चलती हैं, तो वे सभी दिशाओं में चलती है। इस प्रकार जो तरंगांग उत्पन्न होता है, इस प्रकार जो तरंगांग उत्पन्न होता है उसे बेलनाकार तरंगांग कहते हैं। इस प्रकार जो तरंगांग उत्पन्न होता है उसे बेलनाकार तरंगांग कहते हैं। ठीक, ये वाला चित्र बना दो। अब समतल तरंगांग, समतल तरंगांग भी लिखा हुआ, तरंगाग्र भी लिखा हुआ, तरंगाग्र। ऐसे भी लिखा तरंगाग्र। लिख देना समतल तरंगाग्र, वे फोरेंट। हेडिंग बनाओ समतल तरंगांग, हेडिंग बना ली समतल तरंगांग। यूं लिखो यदि तरंग स्रोत समतल के आकार का हो, यदि तरंग स्रोत समतल के आकार का हो, तरंग स्रोत समतल के आकार का हो तो उससे उत्पन्न तरंगांग को समतल तरंगांग कहते हैं। यदि तरंग स्रोत समतल के आकार का हो उससे उत्पन्न तरंगांग को समतल तरंगांग कहते हैं। ठीक, अब देखो हाइगेंस ने क्या बात बताई थी, ये आगा पेपर में पक्का 100%। यहाँ तक जो पढ़ाया ना तुम अब तक, यहाँ तक कुछ नहीं आया पेपर में अब तक, समझ में आया बात इन आने का। अब जो लिखवाने जा रहा हूँ यहाँ तक पक्का आगा, और 4 बातें लिखनी, 4 लाइनें और समझनी भी, एक भी लाइन रटनी नहीं, याद रखना बात। ये हाइगेंस क्या कह रहा था, ये बना लिया तुम ना, बना लो। हेडिंग बनाओ हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं बोतल भी उठा ला। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसे तो मैं तमीज से लिखूंगा, तमीज से समझाऊंगा।
हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत नोट। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से लिखा हुआ ना, नहीं यहाँ पे छोटी की मात्रा आ गई, तरंगिकाओं, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत इंग्लिश में नाम लिखो ब्रैकेट में, हाइगेंस HUYGENS HUY है, क्या लिखा था तुमने? HYGENS हाइगेंस प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स ऑफ सेकेंडरी SECOUNDRY सेकेंडरी वेवलेट्स LETS इसलिए लिखा राइट में इंग्लिश 12 के बाद दुखी नहीं होने के, क्या तो देंगे, पढ़ा था कहीं ना कहीं वर्ड। हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स पर क्या लिखा है? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब देखो यह बात, जो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आया है ना, यह है 1678 ईस्वी में। तो लिखो इसमें एक लाइन लिखो, सन 1678 ईस्वी में, सन 1678 ईस्वी में, 1678 ईस्वी में 78 ईस्वी में हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण, तरंगों का चलना, तरंगों के संचरण लिखना, तरंगों के संचरण के संबंध में एक व्यापक सिद्धांत दिया। तरंगों के संचरण में एक व्यापक सिद्धांत दिया, जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत कहते हैं। एक व्यापक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। तरंगों के संचरण में एक व्यापक सिद्धांत दिया जिसे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। लिख दिया? नंबर फर्स्ट लिख दिया ना तक? कहते हैं, अब नीचे हेडिंग बनाओ, हाइगेंस के सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं। अब ये पढ़ेंगे है क्या वाला है वो। हाइगेंस सिद्धांत की मूलभूत अवधारणाएं कि हाइगेंस का जो सिद्धांत है क्या, कहना क्या चाह रहा है। तो ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। मान लो देखो, यहाँ कोई बिंदु स्रोत, एक प्रकाश स्रोत, वो बिंदु के रूप में लिख देता हूँ। चलो, प्रकाश स्रोत किस रूप में? बिंदु के रूप में। तो उससे लाइट आगे बढ़ेगी। अब बता सकते हो, और जी जो तरंगांग उत्पन्न होगा तो गोले तरंगांग नहीं कहलाएगा, वो जो पीछे बढ़ेंगे वही यूज होगा, ऐसे समझ लो। और जब प्रकाश ने यहाँ पहुंचेगा, इस भाग में पहुंचेगा, और उसने बताया था हाइगेंस ने क्या, उसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर ना
पूरे ब्रह्मांड के अंदर जब जहाँ प्रकाश गमन करता, जहाँ प्रकाश चलता होगा, उसे एक माध्यम मान लिया और उस माध्यम का नाम दिया ईथर। ईथर वो नहीं है जो केमिस्ट्री के अंदर हो, समझ नहीं बात है। ये ईथर अलग टाइप का ईथर है, अपने आप नाम दे दे बस, काल्पनिक। हालांकि ऐसा कोई माध्यम नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, समझ नहीं बात है। लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम तो पढ़ेंगे, जो उसने बताया वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के अंदर यूँ कहा जहाँ पर प्रकाश गमन करता होगा ना, वहाँ एक माध्यम पाया जाए, उस माध्यम का नाम ईथर हो। ईथर केमिस्ट्री वाला नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। ब्रह्मांड के अंदर जो माध्यम मौजूद हो, उस माध्यम का नाम ईथर रख दिया। यूँ कह रहे जो प्रकाश ना जब ईथर से गुजरता, जो प्रकाश इधर से गुजरता, तो प्रकाश जब इधर से गुजरता तो जो प्रकाश, ये चली प्रकाश तरंगे चली कहाँ से आई है, प्रकाश स्रोत से आई। वो अगर वो बिंदु के रूप का हो, तो जैसे ही प्रकाश तरंगे आगे गमन करती है ना, तो इसका ना जो प्रत्येक बिंदु हो, प्रकाश तरंगे जब आगे को गमन करती है, प्रकाश तरंगों के अंदर जो बिंदु हो, प्रकाश तरंगों पर जो बिंदु मौजूद हो, वे ना सभी दिशाओं में प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं और ऐसे ऐसे चलते हैं। आगे प्रत्येक बिंदु स्रोत ना तरंगिकाओं के रूप में कार्य करता है। ऐसे ऐसे प्रकाश आगे बढ़ता चल जाएगा, सभी दिशाओं में फैलता चला जाएगा। प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता चला जाएगा, ऐसा बताया उसने हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में। यूँ कह रहा है प्रकाश ना तरंगिकाओं के रूप में, प्रकाश तरंग जो जा रही है ना, उस पर कोई भी बिंदु, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो बिंदु, वो ना तरंगिकाओं के रूप में कार्य करता, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता हो और समान कला में कंपन करते हैं। वो चाहे तो तरंग के रूप में चल सकता है, चाहे गरज के रूप में चल सकता, समान कला उसी बोलते हैं, समान कला। समझ में आया बात है। प्रकाश तरंग, यह प्रकाश तरंग जा रही है, इसमें बहुत सारे बिंदु होंगे, 1 2 3 4 5 6। एक बिंदु भी समझ जाओ द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में कार्य करेगा। वो एक बिंदु के अंदर से इधर भी प्रकाश जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, इधर भी जा सके, सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाएगा प्रकाश और आगे बढ़ता रहेगा। हो सकता है यहाँ तक प्रकाश निकल जा, यहाँ तक एक प्रकाश की किरण निकली है, फिर यहाँ ये समझ जाओ, फिर यहाँ ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में, ये सभी दिशाओं में। इन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। बुझ रही बात हल्की हल्की। तो प्रकाश तरंग हो ना जो, उस पर जो प्रत्येक बिंदु हो वो ना द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता। प्रकाश तरंग का जो प्रत्येक बिंदु हो ना, वो तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ता है। ऐसा मैंने नहीं कहा, 1678 ईस्वी में हाइगेंस ने बताई यह बात है। इसे हाइगेंस की तरंगिकाओं का सिद्धांत कहते हैं। 3 बातें लिखनी है, आराम से 3 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आई बात है हाइगेंस की। अरे इन बातों को हम यूज भी करेंगे, समझ में आई बात है। इन बातों को हम यूज भी करते दिखा देंगे तुम्हें, समझ में आया बात है। ये बात बताई थी सुना हाइगेंस ने। प्रकाश तरंगों पर जो बिंदु उपस्थित हो ना, वो तरंग स्रोत का काम करा। बस ये सोच रहे एक बिंदु ऐसे जा रही है ना प्रकाश तरंगे, यहाँ एक बिंदु ना, जो बन जाओ वो ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, प्रकाश ऐसे फैल जाएगा। मैंने कहा यहाँ भी तो बिंदु, नुकरा भी ऐसे ही करेगा। मैंने कहा यहाँ भी तो बिंदु, नुकरा वो भी ऐसे ही करेगा। मैंने कहा सारे में फैल जाएगा, नुकरा जब तो सारे में चांदना दिखाई दे रहा है वो ऐसा समझ में। ये कहा था असली अच्छी भी लगी इसकी बात, लोगों ने एक्सेप्ट भी करी। लेकिन वही है बस, सारी घटना तो नहीं समझा पाया। सारी घटना समझाता तो एक्सेप्ट कर दे। समझ में आया बात क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ऐसे प्रकाश आगे बढ़ता, प्रकाश तरंगों के रूप में कैसे आगे बढ़ता। ऐसे बताओ प्रकाश जिस तल में चलता है उस तल को क्या कहते हैं, तरंगांग। वो मत बोलना, आगे यूज होगी सारी बात। जितनी बात बताऊँ जिस तरीके से पढ़ो इस तरीके से पढ़ के चलो चुपचाप। ये बात बताओ समझ में आई नहीं है। प्रकाश किसके रूप में आगे जा रहा है, तरंगों के। उस पर एक बिंदु होगा, उस बिंदु से चारों तरफ प्रकाश फैल जाता होगा। उस पर भी फिर एक बिंदु होगा, उससे भी चारों तरफ फैल जाता होगा। यही तो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। लिख लो पहला पॉइंट। देखो जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, पहला पॉइंट लिखो, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है, जब किसी माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। एक वो सुन लो, जब किसी कोई माध्यम है, जहां वायु माध्यम है, उसमें तरंग उत्पन्न हुई, प्रकाश तरंग, इसके अंदर माध्यम के अंदर बहुत सारे कण होंगे, तो इसके कण क्या करने लगते हैं, कंपन, वाइब्रेशन करने लगते हैं। समझे। ढोल देखा, ढोल ऐसा करके मारो, आवाज कम वाइब्रेट होगा नहीं होगा, और थोड़ी देर बाद तक आवाज आ गई। तो इसका ये मतलब है कि माध्यम के अंदर जो कण थे ना, वे कंपन करना स्टार्ट कर दिए और वह ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई थी। मैंने कहा जब किसी भी माध्यम में कोई भी तरंग उत्पन्न हो ना, तो उस माध्यम के अंदर जो कण मौजूद हो वे वाइब्रेशन उत्पन्न करने लगते हैं। अब ये बताओ, फिर माध्यम के जो कण है ना धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि तरंग उत्पन्न हुई,
तुम्हारे कानों तक पहुंच गई। 9th क्लास में पढ़ा क्या ध्वनि वाला चैप्टर? यार क्या पढ़ा तुम, मतलब तुम बोल रहे, सुन लो, ये सोर्स है जहाँ तुम, मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, ये तुम्हारे कान खड़े, ठीक है, समझ में आई बात है? तो यहाँ तक जो तुम्हारे पास तरंगे जा रही है ना, ऐसे जा रही है ऐसे, ठीक। तो 9th क्लास में होता, तो ये 9th क्लास का तो चित्र है क्या है, तो ये होता कि यहाँ तो होगा हमारा संपीड़न, फिर यहाँ होगा वेलन, ये संपीड़न, ये वेलन, ऐसा आगे बढ़ेगा प्रकाश। तो ये जो संपीड़न हो ना, वो अधिक दाब का क्षेत्र हो, ये कम दाब का क्षेत्र हो, ये अधिक दाब का, कम दाब का। तो यहाँ क्या हो, पता क्या हो, यहाँ जो कण हो ना, जब मैं बोलूंगा ना, तो यहाँ माध्यम में बहुत सारे कण मौजूद है, और जैसे मैं बोल रहा हूँ वे कंपन करना स्टार्ट कर दे, और जब कंपन करना स्टार्ट कर दे ना, तो कहीं तो मैं पीछे हटेंगे, कहीं ज़्यादा हटेंगे, पीछे हटेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे कानों तक पहुँच ही जाएंगे। अभी जो मैं वो बोल रहा हूँ, वो वहाँ पाकिस्तान में क्यों सुनाई दे रहा, क्यों? क्योंकि वहाँ के कण कंपन नहीं कर पा रहे, और वे तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँच पा रहे। तो जब कोई भी माध्यम हो ना, जब उसमें तरंगे उत्पन्न हो, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न हुई, और इस माध्यम के अंदर कण मौजूद है, वे कण ना ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे एक दूसरे पर धक्का लगाएंगे, और धक्का लगाकर धीरे धीरे ना तुम्हारे कान तक पहुँच जाएंगे, स्रोतों को सुनाई देना स्टार्ट हो जाएगा। पड़ोस के हमारे क्यों नहीं सुन पा रहे, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो कण है ना, माध्यम कण है, वे ध्वनि तरंगे ना, ये जो मेरी ध्वनि तरंगे है, वहाँ तक प्रभाव ही नहीं डाल पा रही, वे माध्यम में जो कण मौजूद है ना, वे कंपनी नहीं कर रहे। हमें क्या, ओ पढ़ देगी तुम, बाहर गई है आवाज, बाहर गई नहीं आवाज, कोठे पे जाइए तुम, समझ में चुप हो जाओ, बात समझ में आई? तो माध्यम के अंदर जो कण मौजूद हो ना, वे करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, और जब कंपन करने लगते हैं तो भी धीरे धीरे फिर आगे ट्रांसफर होते रहते हैं। समझ में आए बात है? अच्छा, जिस माध्यम के जो कण, जिस माध्यम में, जिस पृष्ठ पर ये गति करते हैं, संचरित होते हैं, उसे तरंगांक कहते हैं। यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा है। चाहे ध्वनि तरंग होगा, समझ में, चाहे प्रकाश तरंग हो, लेकिन हम बात प्रकाशी की कर रहे हैं, तो प्रकाशी की तरंगे पढ़ रहे हैं हम। आया समझ में? यहाँ धवनी तरंगे पढ़ सके, वो 11वीं क्लास में आया समझ में, वो बहगी भावना है, समझ वो सारी दुनिया लूट चुकी, ठीक। तो यहाँ ध्वनि तरंगे चैप्टर था, वो 9वीं क्लास में हो, 11वीं क्लास में हो, तो ध्वनि तरंगे तो खो दिया, तो प्रकाश तरंगे तो पकड़ लो कम से कम। बात समझ में आई है बात, ठीक। तो जो कण है ना, जो माध्यम के कण जिस पृष्ठ पर संचरित होंगे, उस पृष्ठ का नाम तरंगांग। समझ में आया बात? और पता क्या कहा, यह बात हाइगेंस ने बताई 1678 ईस्वी में, कि जो माध्यम में जब कोई तरंग चलती है, संचरित होती है, उस माध्यम के कण वाइब्रेट करने लगते हैं, कंपन उत्पन्न करने लगते हैं, और ये कंपन उत्पन्न करने लगते हैं, फिर ये जो कण ये वाइब्रेशन करते हैं, जो ये चलने लगते हैं, और जिस पृष्ठ पर चलते हैं और समान कला में चलते हैं, और जब समान कला में चलते हैं, उस पृष्ठ जिस पृष्ठ पर चलते हैं, उस माध्यम के अंदर जिस पृष्ठ पर चलते हैं, उस पृष्ठ का नाम एक प्रकार का तरंगांग हो। यह बात हाइगेंस ने बताई थी। समझ में आई बात? लिख लो, बात बढ़िया इसकी है, लिखो क्या लिखा पहले ही बताओ। माध्यम का वह पृष्ठ, इसमें लिखो माध्यम का वह पृष्ठ, माध्यम का वह पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण, माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में हो, माध्यम का वह पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण समान कला में हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे तरंगांग कहलाता है। तरंगांग कहलाता है, समान कला में हो, तरंगांग कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा पॉइंट लिखो, अच्छा बताओ, जो तरंगांग हो उसको बहुत सारे बिंदु होंगे, अब प्रत्येक बिंदु ना तरंग स्रोत के रूप में कार्य करेगा। लिखो दूसरा पॉइंट, तरंगांग का प्रत्येक बिंदु स्वयं तरंग स्रोत के रूप में कार्य करता है। क्या लिखा?
ये नई तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ती रहती है। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कितने पॉइंट हो गए? तीसरा पॉइंट लिखो। तरंग लिखो। तरंग का प्रत्येक बिंदु जब पहले आगे पहुंचता है तो उन्हें प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंग तथा पीछे वाली तरंग को द्वितीयक तरंग कहते हैं। ये वाला चित्र बना दो बस, और कुछ नहीं। जो बोर्ड बना रखा है वाला इतना सा चित्र बना दो। सुनो ध्यान से, जो हाइगेंस था ना, उसकी जो द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत था, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर तुम प्रकाश का परावर्तन की व्याख्या कर सकते हो। यस, पेपर में भी करने में समझ बात, तुम करो या ना करो, पेपर में पक्का रही। और इतनी आसान है तो ये समझ में नहीं आई ना, बस जिसकी समझ में नहीं आई प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, तो चुल्लू फिर जानो ही क्या हो। समझ आई बात है? एक बार समझ लो प्रकाश का परावर्तन क्या हो। मान लो कि पृष्ठ कोई प्रकाशीय किरण आई, टकराई, अभिलंब बनाना पड़ा, देख प्रभात को पता लगा अभिलंब बनाना पड़ा है। टकराने के बाद ना प्रकाशीय किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। यहाँ आपतन कोण बनता होगा, यहाँ परावर्तन कोण बनता होगा। आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों का मान बराबर नहीं होता, इसे तो हम प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या हो? प्रकाश का परावर्तन का आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों की तलब होते हैं। ये बात हमने बचपन में पढ़ी थी कक्षा 10 में, और जब मैं 12वीं में पढ़ा रहा था ना तो 12वीं में समझाई मैंने। तो ये बात ये कि मैं कह रहा हूँ कि प्रकाश का परावर्तन हो क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो। दूसरी आपतित किरण जो अभिलंब हो, और जो आपतित परावर्तित किरण हो, तीनों की तलब हो, ये हो प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश की परावर्तन को अगर सिद्ध करना हो ना तो तुम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कर सकते हो। यस, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लगाओ, प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करके दिखाओ, प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करके दिखाओ। पहले परावर्तन सिद्ध करेंगे, फिर अपवर्तन सिद्ध करेंगे, और दोनों पेपर में आए हुए। तो पहले मैं पढ़ाऊंगा कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत करने का यूज करके कैसे तुम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हो। तो अभी पहले हम एक्सप्लेन करेंगे जो लाइट का रिफ्लेक्शन है उसे हम हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस प्रिंसिपल के बेसिस पर कैसे समझा सकते हैं। ध्यान से सुन लेना, चतुर तो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ तुमसे। गुरुजी आपने बताया कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत का यूज करके हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत न प्रकाश के परावर्तन की और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या को न समझाने में सफल रहा, लेकिन सभी घटना नहीं समझा पाया। जब भी तो असफल रहा है बाद में जाकर समझा, सभी घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता बिल्कुल भी। चलिए देखें, पहले ये तो देख लो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कैसे करता। तो जानना चाहते हो? बहुत आसान है, चलो समझ में आया बात। या थोड़ा सा 9th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा 10th क्लास का कॉन्सेप्ट यूज होगा, थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा। किसकी बात चल रही थी? प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी तो हेडिंग बना लो, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर
हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। लिख लिया क्वेश्चन पूरा पूरा लिख लिया क्वेश्चन। जल्दी लिख लिया यार, तेने लिखने के मामले में लड़कियों को माफ कर दिया। पढ़ लो तो देखो, ये आई दो प्रकाश तरंगे, एक प्रकाश तरंगी आई, प्रकाश तरंगे भी कह रहा हूं, देख लो ध्यान से। ये आई दूसरी प्रकाश तरंग। हमने एक बात सुनी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये प्रकाश तरंगे जिस पृष्ठ पर अंदर जिस माध्यम में चलती है और समान कला में चलती है, हमने सुना उसे तरंगांग कहते हैं। सही बात है। तो हमेशा ऐसा मान के चल रहे पूरा पूरा एक तरंगांग। और जब एक तरंगांग आ तो बहुत सारी तरंगे आएंगी, समझने की बात है। तरंगांग एक पृष्ठ का नाम है, पूरा आगे बढ़ रहा है, समझ लो ऐसा। अब ये नहीं से कि एक तरंग आया, दिमाग में धारण करके चलो पूरा तरंगांग आगे बढ़ रहा है, ऐसे तरंगांग आगे बढ़ा है। तरंगांग आया और पृष्ठ एक्स वाई पर टकरा गया, और हमने एक बात सुन पड़ी थी कि जो भी प्रकाश की किरण किसी तल पर आकर टकराती है तो हमें क्या बनाना पड़ता है? एक यही तो चीज है जो हमारी फेवरेट थी, जो बच्ची हुई दिमाग में नहीं तो सब नहीं उड़ेगा। अच्छा, एक वो किने तो बहुत चल आने वाला होगा एक वो भी नहीं भूल रहे। टकराने के बाद प्रकाश की किरण ऐसे जागी, ऐसे जागी नहीं है, ऐसे जागी। प्रकाश की किरण नहीं आई, तरंगांग आया। तरंगांग तरंगांग देखो ऐसे आगे बढ़ा है, तरंगांग टकराया इस पे। लेकिन ये तो प्रकाश किरण ही, क्योंकि एक तरंगांग के अंदर बहुत सारे प्रकाश किरण हो, और टकराएगा ऐसा आगे बढ़ेगा, ऐसे वापस लौट गया नहीं, उसी माध्यम वापस लौट गया। तो ये भी तो लौटेगा इस तरह ही, इसके साथ क्यों धोखा कर रहे हो? सही है बात यार, कोई दिक्कत नहीं यार। जरा मुझे एक बात बता दो, जब भी ऐसे लौट जाएगा तो इस तरंगांग को मैं ऐसे कह सका नहीं, ये तरंगांग ऐसा आया होगा। देखो ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। ये तरंगांग आ रहा है, इसका नाम हमने रख दिया बेटे, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम रख दो बी। पूछूंगी ए बी क्या है? तरंगांग। ऐसा है, टकरा नहीं टकराया, ए बी तरंगांग। ये तो ऐसे लौट गया प्रकाश, तो ये जब ऐसे लौट गया ये वाला प्रकाश तरंगांग ऐसे लौट गया। ये वाला पोर्शन दिख रहा था, दिख रहा नहीं दिख रहा? ध्यान रखो इस ऐसा इस बात को मैं ऐसा बनाऊंगा। देखो है तो तरंगांगे पर आगे जा रहा है। अब देखो इस बात को ऐसे बनाएंगे पूरा का पूरा, ये भी तो तरंगांग देखो आगे जा रहा है। तरंगांग टकराने का, ये तो तरंगांग पहले ऐसे टकराया, टकरा के वापस लौट गया ऐसा करके। ये बात बताओ समझ में आई नहीं? तरंगांग कैसे जा रहा है? तरंग नहीं है, तरंगांग। जाता हो चीन में दिखा दिया मैंने, देखो रटना कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ, आपतन कोण जो हो, आपतन कोण वो आई नहीं होता, और परावर्तन कोण को कहते वर्जी करो, ये आर होगा यहाँ तक का। अब ये बताओ, प्रकाश की किरण आई टकराई तो यहाँ तक का जो कोण होगा आने का, यहाँ तक का जो कोण होगा आपतन कोण नहीं होगा, और यहाँ तक का कोण कौन सा होगा? परावर्तन कोण। वो कितना होगा? आर। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? सच में सही है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? मान लो, अब मुझे बता दो जरा, ये कोण कितने डिग्री का बना है ना? बड़े कोण नहीं बनेगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल सीधी सीधी रेखा पे जो कोण बना ना बड़ी का नहीं होता इस तरह का, ठीक। अब तो यहाँ भी कोण कितने डिग्री का बनेगा? ठीक है, देख लो ध्यान से, चाहे तो दोबारा चित्र बना दिखा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो। कौन सी किरण कहाँ से जा रही, अभी चित्र बनवा के देख लूंगा, याद रखना बात। यार तरंगांग आया पूरा का पूरा, ए भी तरंगांग आया, और जो पृष्ठ एक्स वाई था उस पर आपतित होगा। उसके बाद ए भी तरंगांग आया, उसके बाद इसका नाम ए है, इसका नाम बी रख दो यार। ए भी तरंगांग था, इसका नाम रख दो बी डैश, इसका नाम रख दो बी डैश, इसका नाम रख दो ए डैश। तुम भी कुछ नाम और दे सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। समझ में आया? तो ए भी एक तरंगांग था, इस पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित हुआ और टकराने के बाद वापस लौट गया तरंगांग। और जो ए बी डैश है ना, ये तरंगांग वापस लौट गया। ए बी तरंगांग आया था, ए डैश बी डैश तरंगांग वापस लौट गया टकरा कर। और जहां जहां कौन सा कोण बना वो तो मैंने सब बता दिया। बता दो, बात समझ में नहीं है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे, पता किसके आधार पर पढ़ रहे? हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। पक्का पेपर मांगा 100% कि हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करनी। और इतने आसान और सरल तरीके से बता रहा हूं मैं तुम्हें, लेकिन लिखना भी बताऊंगा, लिखवाऊंगा पूरा फॉर्मेटिंग करवा के जब भेजूंगा। इसके बाद अपवर्तन समझाऊंगा, प्रकाश का अपवर्तन, उसकी व्याख्या कर देगा।
हाईगेज की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। पहले समझो तरंगांग टकराया इस पदार्थ पृष्ठ पर, टकराने के बाद पूरा का पूरा तरंगांग वापस लौट गया, पूरा का पूरा लौट गया, दिक्कत तो नहीं है प्रभात। चलो यहाँ कितना कोण बनना है, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण है, ये कौन सा कोण, आपतन कोण, क्योंकि प्रकाश तरंग आई इसके बीच में जो कोण बना आपतन कोण नहीं होता, और ये कौन सा कोण बनेगा इसके बीच में, जो ए बी है वो आपतित तरंगांग और जो ए डैश बी डैश है ना वो परावर्तित तरंगांग। पता लग गया ना, तरंगांग एक प्रकार का पृष्ठ जिसमें जो कण संचल वे कण ना वे संचलित हो रहे, चल रहे हैं, समझ नहीं बात है, प्रकाश तरंगे और समान कला में चल रहे हैं, क्या तो तरंग के रूप में या फिर गरज के रूप में चल रहे होंगे, इसे बोलते हैं समान कला। ये बात बताओ तो समझ में नहीं कोई दिक्कत इस चित्र में, यहाँ तक बता दे कोई दिक्कत है क्या? एक बार इस चित्र को तुम निहार लो, निहार लिया, समझ आई बात है क्या है, निहारने का अर्थ नहीं पता, क्या नहीं दिख रहा, छत पर चढ़े जा सब दिखाई देगा। चलो आगे देखो, समझ में आ रहा है, नाश्ता नुश्ता क्या कहता खाने में, मन में खून ना भूखे बेटे में। एक तो मैंने मारा था ना, फिर ऊपर तो खून भूख रहा मेरा। सुन लो क्या कहता खाने में। चलो चक्कर मन पड़े, यहाँ देखो तुम, देखो कौन का खेल है सारा, यहाँ ये कौन कितने डिग्री का, ये कितने का होगा, ध्यान से देख लो यार, ऐसे प्रकाश की किरण आई गई, कितने का होगा, यानी यो पूरा कोण 90 का, 90 का। तुम मुझे एक बात बता सकते हो, जब ये कोण पूरा 90 का, 90 का दिख रहा है पूरा कोण, यो तो 90 का बस, ये भी और क्या दिख रहा है। तो ये कोण कितना होगा, ये वाला कोण बताना तुम। जरा मेरी तरफ देख भी चांद में, दिक्कत एक होगी, मैं भी कहूँ दिक्कत कहाँ हो रही है, दिक्कत ये हो रही, देखो आपतन कोण था यहाँ तक तो समझ में आया, आपतन कोण था यहाँ तक, आपतन कोण, ये आपतन कोण होगा बेटे, परावर्तन कोण पूरा यहाँ तक ही हो, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ तक लौट कर देखे, अभिलंब हुआ, प्रकाश की किरण ये वाली लौट कर गई, ये तो हमने तरंगांग बनाया, आया समझ में, और तुम्हारी नजर यहाँ जग गई नहीं किसी की भी, ये पूरा परावर्तन कोण, समझे क्या हो रहा है, दोबारा फिर देख लो, ये विलंब हुआ, ये आपतित किरण हुई, ये कौन सा कोण हुआ, आपतन कोण, और जो अभिलंब हो और परावर्तित किरण, तो परावर्तित किरण तो यहाँ आया, यहाँ परावर्तित किरण, समझ गए, यहाँ परावर्तित किरण, और ये कोण कितना पूरा का पूरा यहाँ तक का, ये पूरा कोण यहाँ तक का आर, और हम कहाँ तक का मान बैठते थे, यहाँ तक का मान बैठते थे, ऐसा समझ लो। तो कभी कभी डायलेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, द्विधा, इतनी क्या होगा, किसकी माँ, डायलेमा। इधर इधर तो देख लो मामला, इधर सही है क्या, इधर देख लो मामला सही है क्या, ये तो आपतन कोण हुआ, इधर तो सही है मामला सारा। चलो अब तुम्हें कोण पता करना कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये पता करना, और इधर पता करना ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण पता करना कितना है, ये वाला और ये वाला कोण पता करना ये कितना होगा, बता सकता कोई बच्चा ये वाला कोण कितना होगा? मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ अलग से साइड से समझाने के लिए, यहाँ होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यहाँ ध्यान से देख लो अच्छे तरीके तक। यहाँ कोण आया कितना, ये आया यहाँ तक का, यहाँ कोण कितना आया आई, क्यों तो पता, जब तक मुझे सही आंसर नहीं मिलने का ना तब तक मैं चैन नहीं बैठता, मैं बहुत इस मामले में कमी ना पाने मेरे अंदर। तो यहाँ तक मैं बता दूँ, मुझे यहाँ तक का कितना कोण था, आर ही तो एक रेखा मतलब बीच में तो निकल कर जा रही, समझ में ये बात या, तो मुझे पता करना यहाँ तक का कोण कितना है,
यहां तक का कोण कितना आई, यहां तक का कोण कितना पूरा आर। तो ये जो पूरा कोण है ना, आई, ये पूरा कोण कितना था भाई आर। अच्छा ये बताओ, हाँ क्या हो गया बताओ, क्या दिक्कत है? कुछ पेच नहीं फंसता, सुन लो, चुप हो जाओ। ये जो कोण कितना आई, ये कोण कितना ऊपर का आर, ये आर यहां तक का है, ठीक। और जो हमारा ऐसा करके जो बनाया जाना है, ये कोण अपतन कोण हो, और ये कोण पता कौन सा कोण हो, आर हो, अपवर्त ये परावर्तन कोण हो। और यहाँ तक मुझे यहाँ तक का कोण निकालना है, यहाँ तक ये यहाँ तक का कोण निकालना है, यहाँ तक का कोण। तो ये पता किसके बराबर आएगा, आई के, किसके, आई के बराबर आएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये वाला कोण आई के बराबर क्यों आएगा, ये यहाँ तक ले यहाँ तक का कोण बराबर क्यों आएगा, किसके आएगा, ये पूरा कोण होगा यहाँ तक का आई, कितना होगा आई। अब ध्यान से देखो, गौर से देखना, जब मैं तुम्हें समझाऊंगा ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। दोबारा बनाने जा रहा हूँ चित्र को मैं 10 बार समझाऊंगा सर, लेकिन मैं इसे रटवाने का नहीं, ध्यान से देख लेना। जहाँ देखो यहाँ तक का कोण कितना है, ये वाला कोण दिखाई दे रहा है, वाला कोण इतने डायग्राम को मैं लेकर निकाल रहा हूँ, दिखाई दे रहा है यहाँ तक का कोण कितना है आई। अब देखो मैं कहाँ तक का कोण पूछ रहा हूँ तुमसे, ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है। और ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, ये मैंने बनाया, देखो यहाँ बी लिखा हुआ, नहीं बी लिखा हुआ, और ये बिल्कुल लिखा हुआ यहाँ तक का, इतना कोण बना हुआ पूरा पूरा, ये कितना आई, जो आई है ये भी कितना आई। तो मेरे पास दो तरीके से निकालने के, तो मैं कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहा, एक्चुअली बात यहाँ। तो ये कोण नहीं, ये कोण बिल्कुल जितना कोण ये हो ना, अगर मैं इसे पलट के दिखा दूं, इसके इसे पलट कैसे बनाऊं मैं, इसे पलट के मैं ऐसे बनाऊं, इसे लाइन को ऐसे पढ़ा दूं, तो ऐसे दिखाई देगा बिल्कुल, ये भी कोण है ऐसे ही बिल्कुल इतने कोण पर दिखाई देगा। ये कितना बैठा आई, तो ये भी कितना आई। तो इसका मतलब चित्र से मैं ऐसे लिखूंगा, चित्र से, तो चित्र से ना बिल्कुल कोण, तो ये कोण आई, तो ये कोण भी कितना होगा आई, बराबर क्यों, चित्र से। ये कह रहा मैं चित्र अनुसार, जब ये कोण आई है, समझ रहे ना, कहाँ तक पता लगा, चित्र से, कैलकुलेशन करके भी निकल जाएगा वो। समझ नहीं बात क्या, सब वो 180 वाला सिस्टम लगाना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाह रहा उसे लगाऊं। और देखो यहाँ तक का कोण कितना आर, यहाँ तक का कोण कितना आई। तो ये जो कोण आर है ना, यो आर है, जितना कोण यो इतना ही कोण यहाँ तक का होगा। देख जहाँ तक मैंने बना रखा है, ये पूरा कोण सेम होगा बिल्कुल इसका। तो ये कोण कितना होगा हमारा आर, कितना होगा आर। ये बात बता दो, समझ में आई नहीं, कौन कौन सा आर है, कौन कौन सा, ये आर यहाँ तक का है, तो ये भी कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा आई। अब देखो ध्यान से अच्छे तरीके से, एक इसमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे तुम्हें, एक त्रिभुज है ए डैश बी और दूसरा नाम है बी डैश, दिख रहा है एक त्रिभुज हो रहा, ध्यान से देख रहे हो अच्छे तरीके से, ए डैश बी बी डैश। पहली तरफ एक त्रिभुज और दिखा होगा, क्या ए डैश, अच्छा ए है, ए बी बी डैश, इधर आ जाओ, ए डैश बी डैश ए, कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज। अगर ये दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज को लग करके बनाना पड़ेगा बेटे, समझाना बहुत जरूरी है। इसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है ए। ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अच्छा उसके बाद यहाँ कितना कोण बनना है, यहाँ तक का आई, यहाँ तक का कितना कोण बनना है, कहाँ बनना है, दिख रहा है, ज़्यादा ज़्यादा होशियार हो गए तुम, कितना कोण है यहाँ से, कहाँ यहाँ तक का कितना कोण दिख रहा है, यहाँ तक का अपना है भी कुछ भी, समझ में आया। ये त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज और इधर देखो कौन सा त्रिभुज, ए डैश और बताओ कौन सा है बी डैश, उसके बाद बताओ कौन सा ए। ये कोण कितना है, अब आ रही हो, अब बोल लो यार, फाड़ो मुंह से, समझ में आ बात है। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ए और बी डैश, इसमें ऐसी चीज बताओ त्रिभुज में, देखो ऐसी चीज बताओ दोनों में जो तीन चीज बराबर हो कम से कम, ऐसी जो इसमें भी हो उसमें भी, तीन चीज 90 90 एक चीज बराबर होगी। उसके बाद कौन क्या देख रहे क्या, कुछ भी, ओए देखो जो ए बी या भुजा इसमें भी, या भुजा इसमें भी, जो ए बी भुजा ने ए डैश बी डैश भुजा, ए बी डैश भुजा, या इस वाले त्रिभुज में भी आ रही और इस वाले त्रिभुज में आई, तो दो चीज बराबर होगी। कितनी चीज बराबर होगी, अगर दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करना ना, दोनों तीन चीज बराबर करनी पड़ती है सर्वांगसम करने के लिए, कक्षा 9 में पढ़ाया जाए बात, या तो दो चीज तो बराबर होगी, एक तो 90 डिग्री कोण फंस गया मुझे, ये भुजा इसके बराबर होगी, चौथी चीज बराबर, तीसरी चीज बराबर करने के लिए मैं पता करूंगा जो ये भुजा यहाँ से लौट कर जा रही है, यहाँ से लेकर
ए से लेकर ए डैश तक, ये लोट का जा रही नहीं ले जा रही है, लोट का जा रही नहीं यहाँ क्या जी तो ए तो लेगा ए डैश तक हो गया, तो जितनी दूरियां होगी ना इतनी दूरियां होगी, कैसे पता लगा मुझे इसकी दूरी बराबर होगी, या दूरी ना, या वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी, या देखो दूरी कौन सी है ए डैश, ये अगर दूरी निकालनी हो तो दूरी बराबर प्रकाश तरंग, इसकी दूरी निकालनी तो दूरी बराबर पता क्या सूत्र, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना, अभी पूरा समझाऊंगा, समझ लो पहले चाल का, मुझे नहीं पता प्रकाश तरंग की जो चाल है ना सी मान लिया, प्रकाश की चाल सी नहीं होती, और समय मुझे क्या पता है कितना लग रहा है टी मान लिया मैंने, स्मॉल टी, तो कितने बैठेगा सी टी, तो दूरी निकलेगी यहाँ, दूरी कौन कौन सी निकली है ए से लेकर ए डैश तक की दूरी निकलेगी, ए से लेकर जो ए डैश तक की दूरी होगी ना वो आएगी सी टी, टी टी नहीं सी टी। अब एक काम करो, तो ये भी तो प्रकाश तरंग है, बी से लेकर बी डैश तक, यह भी प्रकाश तरंग है, ऐसा समझ में, ये भी प्रकाश तरंग, या लौट रही या आ रही, देखो इस पर जाकर, तो बी से लेकर बी डैश तक की निकाल लोगे, तो बी से लेकर इस तरह बी डैश की निकालोगे ना दूरी, तो बताओ यहाँ से लेकर प्रकाश की चाल कितनी सी नहीं है, समय कितना लग रहा है टी नहीं है, तो देखो दोनों दूरियां बराबर आएगी, यानी इसका मतलब यह दूरी जो हमारी ये वाली दूरी ए डैश बी डैश के बराबर होगी, ए डैश बी डैश के बराबर होगी, तीन चीज बराबर होगी, ए और ये कौन सी ए डैश जो ए डैश बी डैश के बराबर होगी, बी डैश के बराबर होगी, ये वाली दूरी इस दूरी के बराबर होगी, कितनी चीज बराबर होगी, जब किसी त्रिभुज में तीन चीज बराबर हो जाना, ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांग सम हो जाएगा, और जो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाना तो उनके तीनों कोण बराबर हो जा, सर्वांग सम होने का मतलब इस त्रिभुज के ऊपर ठग रख दिया ना, ढक लिया तो ढक लगा सर बराबर होना, सर्वांग सम का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, सारे कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, बराबर होने का ये मतलब हो, त्रिभुज के बराबर होने का ये मतलब, सर्वांग सम होने का मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और जब अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जा, तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता हो, प्रकाश का परावर्तन सिद्ध होगा, प्रकाश का परावर्तन ऐसे सिद्ध हो, प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे कैसे, नंबर कैसे मिलेंगे, ये तो कर दिया ऐसे समझ में, कर तो कोई भी समझा दे, नंबर कैसे मिलेंगे, लिखेंगे कैसे, अब उसका खेल है सारा का सारा, लिखेंगे कैसे, अब वो फॉर्मेटिंग करवाऊंगा, तमीज से होगा, समझ में आई बात, या तमीज से लिखूंगा सारा का सारा जितना भी है, मैं सारा मिटा रहा हूँ यहाँ, तो कुछ नहीं, समझ में आई बात है। अब चलो एक काम करो, हेडिंग क्या बने पहले नहीं बताओ तुमने, इतना बना लिया, एक काम करो पहले चित्र बना लो बजा, और तमीज से बनाना, सबका चेक करूंगा चित्र, सबका चित्र चेक करूंगा तमीज से, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए, बड़ा करके बनाना, चित्र बना लिया, लिखो लिखो, माना एक्स वाई एक परावर्तक पृष्ठ है, लिखो माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है, एक परावर्तक तल है, जल्दी लिखो फास्ट फटाफट, बोर्ड में कैसे लिखना, माना एक्स वाई एक परावर्तक तल है, लिख दिया जी, जिस पर ए बी, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो पहले, ए बी क्या नाम है, तरंगांग नहीं है, जिस पर एक तरंगांग ए बी आपतित हो रहा है, लिखो जिस पर एक तरंगांग समतल तरंगांग लिख दो तो बढ़िया रहेगा, समतल तरंगांग, जिस पर एक समतल तरंगांग आपतित हो रहा है, जिस पर एक समतल तरंगांग ब्रैकेट में ए बी आपतित हो रहा है, एक समतल तरंगांग ए बी आपतित हो रहा है, लिख दिया, यह तरंगांग परावर्तक तल एक्स वाई से टकराकर, यह तरंगांग परावर्तक तल एक्स वाई से टकराकर, यह तरंगांग परावर्तक तल एक्स वाई से टकराकर उसी माध्यम में ए डैश बी डैश के रूप में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में ए डैश बी डैश के रूप में वापस लौट जाता है, लिख दिया यहां तक, लिख दिया यहां तक, इतना लिखने के बाद सुन लो, सुनियो, अभी बताओ जो तरंगांग देखो ए से लेकर जो ए डैश तक, इसे यहां तक ए से लेकर ए डैश तक, इसे तरंगांग को पहुंचने में जो समय लगा, ए से लेकर ए डैश तक तरंगांग ऐसे जा रहा नहीं, जो समय लगा वो कितना टी, लिखो
ए से ए डैश तक, ए से ए डैश तक तरंगांक पहुंचने में लगा समय, ए से ए डैश तक तरंगांक को पहुंचने में लगा समय, बोर्ड में नंबर लेने तो लिखना पड़ेगा भाई, लगा समय स्मॉल टी है, लिख दिया। तब नहीं, तब काट दो, लिखो तथा इसकी चाल सी है, तथा इसकी चाल स्मॉल सी लिखना, ठीक है, ठीक है यहां तक। अब ये तो इसकी दूरी निकालनी मुझे, ए डैश का मान निकालना, तो दूरी बराबर क्या सूत्र, चाल गुणा समय। तो लिखो तब ए डैश बराबर, तब ए डैश, उसके ब्रैकेट में लिख दो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय लिखना है सर, चाल गुणा समय। चाल कितनी सी, ये कितना टी, क्या बैठेगी सी टी, नहीं सी टी। लिख दिया यहां तक। तथा काट दो, लिखो इसी प्रकार नहीं, बताओ जिस प्रकार ए डैश का मान आया, इसी प्रकार बी डैश का भी मान नहीं निकल सकता, इसी प्रकार बी डैश बराबर सी टी, वो भी तो नहीं होगा, बी डैश का मान सी टी होगा, ठीक। अब देखो यहां लिखो चित्र से कोण बी बराबर कोण ए डैश बराबर 90 डिग्री, तो चित्र में आने का 90 डिग्री है दोनों। हर चीज देखते रहो, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं हम, कोण बी और ए डैश का मान 90 डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत यहां तक। अभी बताओ जो कोण आई हो कहां तक, बी ए बी डैश, यानी यहां तक का कोण कितना आई, लिख दो सब, कोण बी ए बी डैश बराबर कितना आई, लिख दिया। उसके बाद देखो यहां कोण आर कितना, ए डैश बी डैश ए, कोण ए डैश बी डैश ए बराबर कितना आर, ये सब चीजें नोट करो यहां तक। अब राइट में साइड में कैसे लिखोगे, चित्र से, लिख दिया यहां तक। इतना लिखने के बाद अब क्या करोगे, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम बताओ, चलो त्रिभुज का क्या नाम है, ए बी डैश, लिखो त्रिभुज ए बी डैश व त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश में कितने त्रिभुज हैं, कितनी चीज बराबर करनी इसमें। अब बताओ इसमें क्या क्या बराबर दिखाई दे रहा है तुम्हें, नंबर फर्स्ट एक तो मुझे दिखाई दे रहा है ए बी डैश, इसमें भी, इस वाले त्रिभुज में भी, इस वाले त्रिभुज में भी, तो जो ए और जो बी डैश वो बराबर ए बी डैश के। पूछो क्यों है बराबर, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, दोनों में कॉमन हुआ। और देखो क्या क्या बराबर, जो कोण बी है, कोण बी है बराबर किसके, कोण ए डैश के, क्यों 90 डिग्री दोनों ऐसा समझ। और देखो क्या क्या चीज बराबर है इसमें। अब देखो यहाँ ये बताओ, जो ए डैश का मान, जो ए डैश का मान वो बराबर है किसके, बी डैश के, बी डैश के बराबर है कितना, वो वीटी, दोनों का मान वीटी सी टी, जो ए इनका दोनों का मान बराबर कर दो, बराबर लिख दूं सबके सामने, इसका नाम लिख देंगे सी टी इसलिए बराबर है। समझ में आया बात क्या, कितनी चीज बराबर होगी, जब एक समकोण त्रिभुज भी है तो यहाँ लगेगा आर एच एस सर्वांग समता नियम से, कक्षण होगा नियम, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से जब तीन चीज बराबर हो जाए। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे, क्या आर एस कितने बताया, क्या है, उम्र बता पहले अपनी, बता उम्र बता दो तुम, नहीं मुझे तू बताओ, नहीं मैं 17.5 साल, 17.5 में 13, चुप हो जाओ, 17.5 में 13 घटा ही करे, कितने, 4 साल का बच्चा क्या कर रहा है, दूध पिए बैठ कर,
मान लो मोटे मोटे तरीके से 4 साल का बच्चा, तो वहां बैठ के तो वहां बैठ तब तो मैं इसी घिस रहा, समझ में आया बात यह। तो आर का मतलब हो, सुन लो, RHS, जो RHS नियम बता क्या हो, RHS नियम क्या हो, ये कह रही RAS लिखो, RAS का मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो RHS का मतलब पता क्या, राइट, जो क्या है सर्वांग साइड। तो हमने क्या करा, राइट, इसमें एक तो एंगल लिया हमने, जो एंगल है ना 90 डिग्री, राइट एंगल उसे बोल रहे, आर का मतलब राइट एंगल 90 डिग्री, आर एच चुका सम राइट हैंड, ये क्या साइड, तो ये क्या है साइड, तो RHS सर्वांग समता नियम बना दिया हमने। तो ये आप क्या कह रही थी, क्या कह रही थी, ये कह रही थी RAS, ये राइट, इसका तो राइट एंगल होगा, ये ए क्या है वो, अपना नाम ज्यादा बढ़िया लग रहा है क्या, समझ में आया, अगर तुम बताऊं, इतनी व्याख्या बहुत हो ठीक। तो दोनों सर्वांग समझ आएंगे, त्रिभुज AB डैश सर्वांग समी, सर्वांग सम का चिन्ह, ए देखिए सर्वांग समी क्या है, सर्वांग समी है, ठीक है, सर्वांग सम किसकी सर्वांग सम, त्रिभुज A डैश B के सर्वांग सम, ठीक है, सही है ना, सही है, इसके सर्वांग समझ आ नहीं हो जाएगा, सही है। अब चार्ट लाइन का बस सर्वांग समझ ऐसी ऐसा हो, समझ में आया बात, समरूपता हो। ये अतीत कालों में जमा रखा ना, निकल लगाओ, तेरी गलती नहीं है, जब मैं पढ़ाऊं ना 1-2 कीटाणु मुझे जरूर मिला इस गिलास में। ये और साल की कलाकारी हो यार, तो ऐसे कीटाणु जरूर मिला, बुरा बनवाना मेरे को। तो ये त्रिभुज, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जा, हम कहने लगे दोनों कॉपियां सर्वांग सम एक दूसरे के, एक कॉपी के पीछे दूसरी कॉपी रखी हुई दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, आंख बंद करो, सब आंख बंद करो। अब इसके पीछे मैंने कॉपी रख रखी दिखाई दे रही है, इसके पीछे बेटे दीदे फोड़ दूंगा, तुम बहुत बदतमीज हो। तो इसका ही मतलब है, देखो ये दोनों सर्वांग सम, इसका कोण इसका बराबर है, इसका कोण जो इसका सिस्टम है ना, वो सारा पीछे का सिस्टम है, इसके कोण इसकी भुजा, इसकी भुजा इसकी भुजा, इसके कोण बराबर हो गए। तो इसका ही मतलब होगा इस त्रिभुज के कोण ना, इस त्रिभुज के कोण इस त्रिभुज के कोण के बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे ना, तो जो कोण आपतन कोण है ना, वो ना परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, और जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाए ना, तो इसका ये मतलब हो यही प्रकाश का परावर्तन है, यही प्रकाश का परावर्तन है, यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है, यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अच्छा, प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है, दूसरा। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों की तुलना। ये बात तुम लिख सकते हो खुद, पहले यहां तक लिखना, तुम यहां तक नोट करो। अगला डेरिवेशन पढ़ो, हेडिंग बनाओ, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगिकाओं, हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। प्रकाश का अपवर्तन बता क्या हो, प्रकाश के अपवर्तन में मान लो XY नाम का एक पृष्ठ, लेकिन इस बार जो पृष्ठ है ना वो अपवर्तक पृष्ठ, आप उसके अंदर देख सकते हो, परावर्तक पृष्ठ नहीं है, अपवर्तक पृष्ठ।
अपवर्तक पृष्ठ, पृष्ठ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसके अंदर देख सकते हो आप, उस पर ना कोई समतल तरंगांग इस तरह कर आपतित हो रहा है, कोई समतल तरंगांग आया, तरंगांग समझिए ना जानो, ये तरंगांग आपतित हुआ, तरंगांग समझ रहे ना, ओके। ऐसा है, प्रकाशीय किरण आई टकराई, और ये तुम जानते हो जब प्रकाशीय किरण किसी पारदर्शी पृष्ठ पर टकराती है तो एक सीधी रेखा बनानी पड़ती है, क्या नाम है उसका? तो सही बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं। क्यों प्रभात भाई, सही बात है गलत बात है? अब जरा ये बता दो, ये कौन कितनी डिग्री का है? 90 का होगा। इसका कोई ना कोई नाम होगा, तरंगांग या ये तरंगांग नहीं तरंगांग हो, अच्छा तरंगांग, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम है बी। जो तरंगांग कोई इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित हुआ, पहले बताओ जो प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग तक क्या हो जाएगी? मान लो ऊपर सघन माध्यम नीचे मान लो ऊपर सघन माध्यम में नीचे विरल माध्यम है, तो क्या होगा फिर? तो दूर हट जाएगी, कैसे जाएगी बता दो। अगर ऊपर विरल माध्यम नीचे सघन माध्यम है, सही यहां तक ठीक साहब, ठीक। इसके बारे में बता दो ये क्या करेगी? विलंब की ओर झुक जाएगी, अभी ऊपर विरल माध्यम नीचे सघन माध्यम, स्थिर बनाता हूँ यार। आभास हो रहा है कि दोनों विलंब की ओर झुक रही, क्यों भाई गगन? हो रहा बस, जिंदा है, ठीक है। इतना क्यों जागी? पता चला क्या चल रहा है? समझ में आई बात? इतना मत जाग रात को, पूरी सॉरी टू पंखे खुले पड़ी, समझ में आया? ठीक है। एबी का नाम क्या है? तरंगाग्र, तरंगाग्र सही नाम है इसका, तरंगांग क्या ही दे बस, समझ में आई बात? या पलटने में तो माहिर है। तो तरंगांग है ना जो वेवफ्रंट एबी नाम का, वो अपवर्तक पृष्ठ इस पर टकराया है, टकराने के बाद क्या हुआ? प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ गई या भी ऐसे मुड़ गई। अब जरा यूँ बता दो मुझे, यो अंदर जो तरंगांग आया, इस वाले तरंगांग को हम अपवर्तित तरंगांग कह सकते नहीं कह सकते? और ये कोण 90 डिग्री का होगा नहीं होगा? इसका नाम ए और बी है, सच में क्या? चलो ठीक है भाई, तेरी इच्छा पूरी कर दी जाए। क्या इच्छा? वो इच्छा नहीं पूरी होती भाई, बताओ, इतनी बात समझ में नहीं है। अच्छा ये बताओ, यो कौन कितना है? और ये वाला कौन? अच्छा, अरे वाला कौन? अरे यो, पक्की बात है, सोच लो, यहाँ तक का, यहाँ तक कार, यहाँ तक है बेटे, मेरा विलम्ब तक तेरा बोला होगा। कहाँ जा रहा है ट्यूशन? सही है रहा। अच्छा ये कौन आई है, तो ये कौन भी कितना होगा चित्र से? क्यों चक्कर पड़ रहा? ये कौन आ रहा, कितना होगा? कहाँ से? चित्र से। ये बढ़िया फंडा नहीं, कुछ दिखा नहीं चित्र से, यहाँ तक बताओ, समझ में नहीं है। अच्छा किसका नियम सिद्ध करना? प्रकाश का अपवर्तन का नियम हो, प्रकाश के अपवर्तन का नियम है स्नेल का नियम, स्नेल का नियम साइन आई, यही तो बोला साइन, ये लाना सिद्ध करेगा, कोई दिक्कत है? यो नहीं आया तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम सिद्ध इन्होंने का। पिछले वाले में हम आई बराबर आर लिखा है, सिद्ध कर। अगर एन बराबर साइन आई साइन आर आ चुका तुम्हारा, तो स्नेल का नियम सिद्ध होगा, और स्नेल का नियम है अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के 3 नियम हो, कितने हो? पहला हो जब आपतन कोण की जाए अपवर्तन कोण की जाए, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। और दूसरा वो भी आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों के तिल में हैं, दो समझ में। तीसरा क्या बोला हो? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे ना, उसकी आवृत्ति को छोड़कर सब कुछ बदल जाता। किसे छोड़कर? फ्रीक्वेंसी को छोड़कर, आवृत्ति छोड़ दो, बाकी सब बदल जाएगा। तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी, चाल बदल जाएगी,
लंबाई बदल जाएगी, सब समय बदल जाएगा, सब बदल जाएगा उसका, किसे छोड़ेगा? यही तीसरा नियम है सच में। लेकिन हम यहाँ पढ़ते नहीं सो, क्योंकि 12वीं क्लास के औकात नहीं है ना, ऐसा तो औकात के हिसाब से पढ़ाया था। समझ में आया बात? इतनी बता दो समझ में आई नहीं आई तो इसने करनी है n बराबर साइन आई पॉन साइन आर हो, n बराबर साइन आई पॉन साइन आर हो। अब ये कैसा आएगा? साइन आई पॉन साइन आर कैसा आ जाएगा यार? ये आंसर यू लेगा ना। मैंने बता, मैं लिखवा तो मैं दूंगा, पहले मैं समझा दूँ पहले, फिर जिस तरह मैं तुम्हें बता बोर्ड में किस तरह लिखना हो तो मैं बता दूंगा। मैं साइन आई बटे साइन आर कैसा आएगा? ऐसा त्रिभुज तलाश करो, ऊपर देखो जिसके अंदर तुम आई चमकता हो। है कोई ऐसा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी में, और साइन थीटा बराबर सूत्र लंबर टेकन, साइन थीटा बराबर सूत्र लंबर टेकन, बचपन में पढ़ा था। थीटा का मान कितना? आई, और लंब पता क्या हो? जिसके सामने भुजा, भुजा कौन सी? बी बी डैश, बी बी डैश। कर्ण, कर्ण 90 डिग्री सामने भुजा हो, ए बी डैश, ए बी डैश। यह बात समझ में आई नहीं आई? सबकी समझ में आई है? सिट्टी कैसा है? ये क्या ए बी कहाँ तक है? आई के सामने की जो भुजा हो वो तो लंब हो, लंब हो, हाँ, और जी जो 90 डिग्री का कोण इसके सामने भुजा कर्ण हो। अच्छा, इसके सामने कर्ण हो तो लंबा, तो कर्ण कौन सी होगी? कर्ण होगी हमारी ए बी डैश, लंब कौन सी होगी? बी बी डैश। समीकरण एक मान ली। वहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी? साइन आर की। साइन आर का मान निकाल लो यहाँ पे। ऐसा त्रिभुज देखो जिसमें आर हो, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में सूत्र लगे साइन थीटा बराबर लंबर टेकन हो, लंबर टेकन नहीं होता। अब साइन थीटा का मान यहाँ बताओ कितना? साइन थीटा, थीटा का मान कितना? आर नहीं आया। लंब का मान बताओ, लंब का मान कितना? थीटा के सामने मुझे लंब नहीं होती तो ए डैश होगा, ए बटे में कर्ण, कर्ण का मान कितना? ए, क्या भूल जाओ, भूल जाओ, ए समीकरण, समीकरण 1 को समीकरण 2 से डिवाइड मार दो। समीकरण 1 बटे समीकरण 2, बड़ी धूम निकल ली। रहने दो, पूरा गांव देखे को जाएगा बाहर, एक बंदे के साथ निकल रही। अच्छा, थीटा का मान कितना है यहाँ? ठीक, अगर मैं थीटा का मान ना लिखता ना तो पीछे तो तुरंत आ जाती। समीकरण 1 है, समीकरण 2, तो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 का मान होता कितना? सही नहीं, ये क्या है? सही ना। अरे ऐसा बताते जाना, बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया मैंने। ये क्या था यहाँ? बी बी डैश बटे में कितना? ए बी डैश पूरे बटे में, ये क्या है? ए डैश बी ए बी ए बी डैश। कुछ कटिंग हो? क्या कटिंग हो? ऐसे न मुझे तुम देखो दिल से आज केतु नहीं आया है ना? ए डैश समझे? नोट करो यहाँ तक पहले। ना पहले नहीं बता दो क्या लिखा तुमने मुझे, बस क्वेश्चन लिखा। रुक जाओ अभी, पहले बताओ नियतांक आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नियतांक तो आया ही नहीं। अच्छा ये बताओ इस समीकरण कौन सी मान लो सर? 3 1 2 इसे 3 मान लो। नियतांक तो आया ही नहीं, एन आना चाहिए। जरा मुझे एक बात बताओ, जो हमारा बी बी डैश इसकी जितनी चाल होगी इतनी तो इसकी चाल होगी, और इसकी जो चाल होगी वो हमने मान ली सी टी, तो इसकी भी कितनी होगी? यह बात बताने की जरूरत नहीं है, पीछे लिखल भाई। तो अगर इसकी चाल सी टी होगी तो सी टी रखेंगे। देखो साइन आई अपॉन कितना? साइन आर बराबर सी टी, और बटे में कितना? सी टी धड़ 1। अरे क्या कांस्टेंट? फिक्स नियतांक कांस्टेंट, एक ही मतलब साइन आई बटे में कितना? बराबर क्या? कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ही तो, कांस्टेंट का मतलब नियत फिक्स, जो है फिक्स ही तो है। क्या यही स्नेल का नियम है?
यही किसका नियम है। लेकिन ऐसे लिखोगे ना तो 2 नंबर 3 नंबर का पेपर में आया तो आधे में तो आधा नंबर मिलेगा, एक आधे में तो आधा नंबर, ऐसे लिखोगे। इसलिए इस तरह लिखना जिस तरह मैं लिखाऊंगा। अभी तुमने क्या करा ये बताओ, क्या लिखा, क्या लिखा, हेडिंग बना रखी। अब ये वाला चित्र बना लो पहले, साफ साफ चित्र जरूर चेक करूंगा, पिछली बार मैंने चेक नहीं करा था। एक काम करो, चित्र तो बना लिया होगा तुमने, चित्र ही छोड़ो, चित्र ही बनाया होगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ चित्र बनाया होगा, चित्र ही नहीं बनाए होंगे, ठीक है। लिखो माना, देखो माना XY एक अपवर्तक पृष्ठ है, लिखो उसके अंदर कैसे बोर्ड के अंदर नंबर मिलेंगे, लिखो माना XY एक अपवर्तक पृष्ठ है, माना XY एक अपवर्तक पृष्ठ है, लिख लिया भाई। XY क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। कौन है XY, क्या है, जब XY एक अपवर्तक पृष्ठ, लिख रहे हैं तक, जिस पर AB एक समतल तरंगांग आपतित हो रही है, जिस पर AB एक समतल तरंगांग आपतित हो रही है, जिस पर AB एक समतल तरंगांग आपतित हो रही है, जिस पर AB एक समतल तरंगांग आपतित हो रही है, लिख दिया। AB एक समतल तरंगांग आपतित हो रही है, लिख दिया यहां तक, आगे चले, ठीक। समतल तरंगांग, अगर लिखो समतल तरंगांग विचलित होने के बाद, विचलित होने के बाद विचलित होने के बाद A डैश B डैश के रूप में आगे बढ़ता है, A डैश B डैश के रूप में आगे बढ़ता है, लिख दिया। इतना लिखने के बाद लिखो पृष्ठ का आपतन कोण, जो पृष्ठ का आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है। आपतन कोण कितना भाई, अपवर्तन कोण कितना, लिख दिया यहां तक, कोई दिक्कत, ठीक। आपतन कोण ताई होगा, अपवर्तन कोण R होगा। लिखो तरंगांग, तरंगांग A डैश, तरंगांग A डैश तथा B डैश, तथा B डैश, तरंगांग A डैश तथा B डैश, बरा तुम, अच्छा, तरंगांग A डैश तथा B डैश, मिस्टेक प्रकार था। चलो क्या लिखा था पहले बताओ तुमने भाई, क्या लिखा, B डैश की दूरी CT है, CT समझ गए ना, CT, ठीक, CT है। अब जब इतनी है ही तो उसके बाद चलो लिखो 9, 9 माने अब त्रिभुज B डैश में, ये लिखो त्रिभुज B डैश में साइन थीटा बराबर लंब टेकन फलाना फलाना ढिमटका ढिमका मुखड़ा 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 मुखड़ा, और यहाँ तक जाकर लोग देना कांस्टेंट तक, पूरा नोट करो सारा। लास्ट में लिखना यही स्नेल का नियम है, यही प्रकाश के अपवर्तन का नियम है।